जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम हाज़िर हुए एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अब हमारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहेंगी एक अच्छे कंटेंट के साथ और बेहतर क्वालिटी के साथ इंशाल्लाह। सो आज जिस वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो है गुर्दे क्यों फेल होते हैं या गुर्दों के रिलेटेड अदर डिजीज़ेज़। आपके हमारे जो सुनने वाले हैं वो या जिनके फैमिली के अंदर कोई गुर्दों की बीमारी से गुजर रहा है तो उसके लिए आई एम श्योर कि ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि गुर्दे हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसे अज़ा है जिनका बड़ा मेजर फंक्शन है हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में, इसके न्यूट्रिएंट्स में और इसके अंदर वाटर सर्कुलेशन में। सो हमारे गुर्दों का जो बेसिक काम है ना, जो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो वो ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है ना उसको ये प्योरीफाई करते हैं। उसको ये प्योरीफाई करते हैं, उसके अंदर जितने भी वेस्ट अगर होते हैं ना, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए या अदर वेस्ट जो कि जहरीले मवाद होते हैं, उनको ये एक्सट्रैक्ट करता है और यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से निकाल देते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर से ये जितने भी खतरनाक मवाद होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो हमारे खाने के थ्रू, हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, इनका बॉडी से एलिमिनेशन होने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लाइक जैसा कि सबसे बड़ा तरीका ये है कि यूरिनेशन के थ्रू, हमारे फुजले के थ्रू, स्टूल के थ्रू और हमारे पसीने के थ्रू ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी से एलिमिनेट होते रहते हैं। अगर ये हमारी बॉडी से एलिमिनेट ना हो तो हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर सकेगी, प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। अच्छा, अब गुर्दों की बीमारी के इकसाम हम पढ़ेंगे कि गुर्दों की बीमारी के कितने इकसाम हैं। सबसे पहले इसकी किस्म आएगी एक्यूट किडनी डिसऑर्डर। इसके अंदर अचानक गुर्दे काम करने की सलाहियत छोड़ देते हैं। उसकी मेजर वजह हो सकती है डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन या जहरीले मवाद की डेपोजिशन हो जाना। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर हम पेन किलर्स मेडिसिन मैक्सिमम अमाउंट पे यूज़ करते हैं ना, या किसी भी किस्म की बीमारी, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना मैक्सिमम, वो हमारे गुर्दों में पड़ता है। सो ये हमने डिस्कस की एक्यूट किडनी डिसऑर्डर। सेकेंड इसकी जो टाइप है वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। इसके अंदर गुर्दों को बहुत आहिस्ता 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 नुकसान पहुंचाया जाता है। डिफरेंट अलामात हो सकती हैं और उसके डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू हो सकते हैं। आमतौर पे किडनीज आहिस्ता आहिस्ता डल होना शुरू हो जाते हैं, अपने प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते, आपका EGFR डाउन होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे गुर्दे उस तरह से काम नहीं करते हैं। ठीक है, एंड ये प्रोसेस जो होता है ये बहुत स्लो होता है। इसकी वजूहात के अंदर डायबिटीज़ हो सकती है। डायबिटीज़ हमारे किडनीज पे बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती हैं, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं अगर हम इसको डायबिटीज़ को भी कंट्रोल ना करें। अच्छा, ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी किडनीज पे भी बड़ा इम्पैक्ट पैदा होता है। सो हमने पहले डिस्कस किया डायबिटीज़ को, दूसरा है ब्लड प्रेशर, तीसरी चीज़ है कि अगर हमारे किडनीज के अंदर इन्फेक्शन की वजह से सोजश हो जाए, तो वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, वो किसी भी मेडिसिन के ओवरडोज होने की वजह से भी हो सकता है। ये मेजर इसके कॉजेज होते हैं हमारे गुर्दों पे इन्फेक्शन होने के। तो आखिरी हम जो टाइप पढ़ेंगे वो है एंड स्टेज रेनल डिजीज़, मतलब जिसके अंदर हमारे गुर्दे फेल हो जाते हैं। ये इसके अंदर 90% ऑफ आवर किडनीज स्टॉप वर्किंग। तो इसके अंदर मरीज की हालत बिल्कुल गैर हो जाती है, जो कि पेशेंट को डायलिसिस एंड द लास्ट स्टेजेस किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ ले जाती है। सो ये हमने इसकी कुछ टाइप्स की, जिसके अंदर हमने आपको इनके टाइप्स के थ्रू समझाने की कोशिश की कि ये रेनल डिजीज़ किस किस हद तक हो सकती है। ठीक है, अब हाउ कैन यू इवेल्युएट कि आपके गुर्दे काम नहीं कर रहे उस तरह से, प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। सो आप अब कैसे ये आइडिया लगाएंगे कि आपके गुर्दे प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, उनके अंदर कोई ना कोई बीमारी आ रही है, कोई डिसऑर्डर आ रहा है। सो उसकी कुछ अलामात आपकी बॉडी शो करेगी। सबसे पहले आपको जो यूरिनेशन होगी वो बहुत कम होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, मैक्सिमम ऑफ दीज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एलिमिनेटेड थ्रू यूरिनेशन। सो अगर आपका यूरिन ही नहीं आएगा प्रॉपर और यूरिन की मिकदार कम हो जाएगी, इट मीन्स कि वो वेस्ट आपकी बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपके गुर्दों पे वो इफेक्ट कर रही है। दूसरी मेजर चीज़ है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट आपके एक्सटर्नल ऑर्गन पे, आपके हाथों पे, आपके पाँव पे
और खुसूसन पैरों पे और आंखों पे सोजश आना शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़ थकावट, सांस का फूलना, भूख ना लगना, मतली आना, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट करना, कभी बढ़ जाना कभी लो हो जाना, मैक्सिमम इसमें बढ़ता ही है। नींद ना आना और ज़हनी भी बंदा डिप्रेशन की तरफ जा रहा हो। सो ये इसके कुछ अलामात हैं, इसके सिम्टम्स हैं जिससे आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि कोई बंदा आपकी फैमिली में आप या जो भी किडनी फेलियर या किडनी रिलेटेड डिजीज से तो नहीं गुजर रहा। सो हम अब बात करेंगे कि गुर्दे फेल होने से इंसान कैसे बच सकता है, इंसान कैसे प्रिवेंट कर सकता है कि उसके किडनीज उस लेवल तक ना गिरे, उस लेवल तक ख़राब ना हो। तो वो हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे कि जिससे हम ये अपनी बॉडी के अंदर अपने गुर्दों को एक आइडियल कंडीशन पे, कांस्टेंट कंडीशन पे रखने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले कि हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, आपकी पूरी बॉडी, आपके पूरे ऑर्गन सही से फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। सेकंड मेजर चीज़, आप डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसको चाहिए कि वो प्रॉपर इंसुलिन के थ्रू या डॉक्टर्स की रिकमेंडेड मेडिसिन के थ्रू वो उसको नॉर्मल रखे, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट गुर्दों पे भी कम से कम पड़े। इसके अलावा जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप मैक्सिमम वाटर इनटेक करें, पानी ज़्यादा पिएँ। पानी ज़्यादा पिएंगे तो वो आपके गुर्दों को, आप ऐसे समझ लें कि नेचुरली वॉश करता है पानी। सो जिसकी वजह से वो जितने भी वेस्ट भी है ना, वो यूरिन के थ्रू पानी अगर मैक्सिमम पिएंगे तो वो बाहर निकलता रहेगा, तो आपके गुर्दों को ठीक रखने की कोशिश करेगा। एंड पे हम करेंगे कि जी वो आप सिगरेट ना पिएँ, अल्कोहल ना पिएँ, और जो आप कुछ लोगों में आदत होती है कि वो वैसे ही मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। कोई एक बीमारी है तो ये भी ले ली, वो भी ले ली। आप मेडिसिन जो भी लें, अगर आप गुर्दों की बीमारी से गुजर रहे हैं तो आप यही कोशिश करें कि आप डॉक्टर रिकमेंडेड मेडिसिन लें, जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करे, बिकॉज उसको बेहतर आइडिया होता है। इसके अलावा रोज़ाना वर्जिश करें, अपनी डाइट पे फोकस करें, और अपना अगर आपको वज़न बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करें। सो मैंने एक टर्म यूज़ की थी कि गुर्दे हमारे किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। उसको मैंने कहा था कि ईजीएफआर अगर आपका कम हो रहा है, ईजीएफआर बेसिकली हमारे गुर्दों के फंक्शनिंग को मेजर कर रहा है। इसकी अमूमन वैल्यू होती है 60। अगर आप आरएफटी करवाएंगे ना, आरएफटी में कुछ बड़ी लेबॉर्ट्रीज हैं, अच्छी लेबॉर्ट्रीज हैं जो उसके अंदर ईजीएफआर भी करते हैं। सो उसकी जो वैल्यू होती है वो 60 प्लस होती है, ग्रेटर देन 60। अगर आपकी 60 से ऊपर जा रही है, इट मीन्स कि आपके जो किडनीज हैं वो बड़े हेल्दी हैं और एक आइडियल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से एक हेल्दी किडनीज करना चाहिए। सो उसके लिए टेस्ट होते हैं आरएफटीज। अगर आप गुर्दों के रिलेटेड डिजीज़ को डायग्नोज करना चाहते हैं ना, कि आपको ऑब्वियसली सिम्टम्स से तो शो होगा, लेकिन आपको डायग्नोज जो होगा वो आरएफटी से होता है। आरएफटी होता है रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसके अंदर आमतौर पे आपका यूरिया, ब्लड यूरिया को मेजर किया जाता है, क्रिएटिनिन को मेजर किया जाता है, एंड ईजीएफआर। ईजीएफआर वो होता है कि जो आपकी किडनीज के फंक्शंस को आपको मेजर करके बताता है कि फंक्शन ठीक परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। इस पर हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको रिपोर्ट्स पढ़ना समझाएंगे, जिसके अंदर डिफरेंट रिपोर्ट्स होंगी, लाइक आरएफटी, एलएफटी, लिपिड प्रोफाइल, सीबीसी। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो टेस्ट हैं उनको कवर करें और आपको रिपोर्ट पढ़ना भी सिखाएं। सो मैं इसके आ रहा था कि किडनी जब फेल हो जाए तो उसका क्या इलाज होता है। सबसे पहले होता है कि डायलिसिस। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनका क्रिएटिनिन 7-8 तक चला जाता है, तो वो डायलिसिस की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर आर्टिफिशियल तरीके के थ्रू हमारे किडनीज़ को वॉश किया जाता है। हमारे किडनीज़ को वॉश करके इनके अंदर से नाइट्रोजन वेस्ट को कम किया जाता है, जिसके नतीजे में जब दोबारा आप क्रिएटिनिन करवाते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत कम आ जाती है। सो एक तो ये तरीका है। दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो तरीक़ेकार है ना, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। अगर आपकी किडनी ठीक से फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रही, वो लास्ट स्टेज पे पहुंच चुकी है, डायलिसिस के थ्रू भी आपका क्रिएटिनिन नीचे नहीं आ रहा और ईजीएफआर बढ़ नहीं रहा, तो उसकी लास्ट स्टेज होती है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करो। A regular primary kidney transplantation into the right iliac fossa is shown. Some technical details are provided that may require basic surgical and anatomical knowledge. The procedure starts with opening the skin in the lower abdomen with a surgical knife. The hockey stick or oblique incisions are most common. The length of incision depends on the habitus of the patient and ends 2 cm above the pubic bone, which allows access to the retroperitoneal space, the iliac vessels and the bladder. The subcutaneous fat is incised using electrocautery.
The fascia of the external oblique muscle is incised diagonally. The combined fascia of the internal oblique and transverse muscles is incised in a more vertical fashion. The preperitoneal space is exposed, and the inferior epigastric vessels, as well as the rotund ligament in females or spermatic cord in males, are identified and secured with a vessel loop. The lowest part of the posterior rectus sheath is incised. After this, the retroperitoneal space is reached by gently pushing away the peritoneum. Its contents are held by a retractor. The common external and internal iliac artery and vein are identified and dissected from fatty tissue and lymphatic tissue to make clamping of the vessels possible. The iliac arteries are investigated by palpation for atherosclerosis. The kidney is now retrieved from cold storage. In this animation, it has already been prepared for transplantation and pre-transplant biopsy has been taken. Corner stitches are applied to the renal vein edges. The kidney is placed into the iliac fossa in the best possible position, and the length of the renal vein and artery may need adjustment. First, the vein-to-vein anastomosis is done. If needed, the iliac artery is retracted very gently to improve access. The iliac vein is clamped and cut. And the incision is extended. A supporting pull-out stitch is placed on the medial side to keep the lumen open. A heparin solution is used to rinse and clean the lumen from blood and small thrombotic material. The renal vein corner stitches are connected to the corners of the opening of the iliac vein, and from one corner the venous anastomosis is performed, in general by using a 5-0 unabsorbable monofilament running suture. The supporting stitch is removed and both remaining sutures are knotted. Next, the iliac arteries are clamped. The artery, preferably the common iliac, is incised and the opening is enlarged using a 4 mm aortic punch. The artery is cleaned with heparin solution. The arterial anastomosis is now performed using a parachuted 6-0 unabsorbable running suture. Before reperfusion of the kidney, the renal artery is clamped close to the anastomosis. This is done to prevent blood clots to go into the kidney. First, the arterial clamps are removed and the anastomosis is checked. If there is no major bleeding, the other vascular clamps are taken off and the kidney is reperfused with blood. Over time, the kidney color should change to a more pink aspect. The kidney is warmed up using warm saline solution and the kidney and the vessels are checked for bleeding. When the perfusion of the kidney seems to be appropriate, the anastomosis between ureter and bladder is performed. Through the urinary catheter, the bladder is filled with saline. The ureter is cut to the right length, and the lumen is spatulated by a longitudinal incision. It is dragged under the epigastric vessels and spermatic cord to the bladder. Production of urine may be observed at this stage. The bladder is now opened, first the muscular layer and second the ceromucosal layer. Corner stitches are placed between the urinary bladder and the ureter. The ureteric stent is inserted. The ureter bladder anastomosis is now performed using semi-absorbable 5-0 running suture. The anastomosis is retracted into the bladder and the muscular layer is closed over the ureter anastomosis to create a valve effect that minimizes urinary reflux. When hemostasis and kidney perfusion are adequate, the peritoneum and its contents are placed over the kidney. The posterior rectus sheath is closed first. Then the internal transverse fascia is closed, and the external fascia is closed, all of them using semi-absorbable suture. The subcutaneous layer and the skin are closed using absorbable sutures. ढूंढे उसकी किडनी आपके अंदर इंसर्ट की जाएगी और वो बेहतर फंक्शन परफॉर्म की करती है। सो किडनी ट्रांसप्लांट के ठीक होने के चांसेस 60 to 70% होते हैं।
अमूमन ये मैक्सिमम लोगों में इसके बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स होते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि अगले बंदे की भी किडनी आप पे प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, उल्टा वो नुकसान करना शुरू कर देती है। सो दूसरा तरीका है कि आप गैर ज़रूरी जो अद्वियात लेते हैं ना, ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर किडनी की डिजीज़ नहीं है, कि गैर ज़रूरी अद्वियात लेने की वजह से किडनी के बहुत से इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। सो ख़वातीनो हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो आपके लिए किडनी पे, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि ये कैसे होती है, इसके टाइप्स कौन से हैं, इसके सिम्टम्स कौन से होते हैं और इसका क्योर कौन सा होता है। सो हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।